और यह टेस्ट सीरीज गुरु रामान के द्वारा लिखा गया विद्यासागर पब्लिकेशन से लिया गया है। और इस स्पीड टेस्ट के अंतर्गत हम लोग 2008 से लेकर के 2019 तक यानी कि पिछले वर्ष तक के जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसका सीरीज भी चला रहे थे। और उसका सारे वीडियो आप प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। और इस सीरीज का यानी मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट सीरीज का वीडियो आप 1 से लेकर के 8 तक हमारे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत आज का स्पीड टेस्ट है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रश्न नंबर एक है कि सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी में स्थित है सियाचिन हिम नदी। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम है। और काराकोरम को न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत के भी सबसे उत्तरी श्रेणी में गिना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला में सियाचिन और दूसरा में हिस्पर और तीसरा में बियाफो और चौथा में बाल्टोरा। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है और तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था। 1977 इसका उत्तर हो जाएगा। और आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी यानी CSO के द्वारा किया जाता है। और आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाइयों या फिर प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और वित्त का स्रोत एवं स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोगवा नदी के निकट। कहा जाता है कि लोथल भोगवा नदी के निकट स्थित है। और हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। और सिंधु सभ्यता एक बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न है कि 9-10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। 9-10 फरवरी 2000 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन जो है वह आदिस अबाबा में संपन्न हुआ, आदिस अबाबा में। और कहा जाता है कि आदिस अबाबा इथोपिया में स्थित है। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय था बैलेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदेश। भारतीय संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट निकलते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश और तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्ष। अगला प्रश्न है कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करते हैं। हॉल के दीवारों को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर के विश्व बैंक का गठन करते हैं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक मिल करके विश्व बैंक का गठन करते हैं। और ऑप्शन 2, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मिल करके विश्व बैंक के गठन करते हैं। और ऑप्शन 3, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मिल करके विश्व बैंक के गठन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ संपन्न होगा? चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंगवोन में। कहा जाता है कि 10 जनवरी 2020 को दक्षिण कोरिया को गैंगवोन में चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी हेतु चुना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? और सही उत्तर के चयन हेतु उल्लेखित कूट का उपयोग कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। देखते हैं 2 और 4 में क्या दिया गया है। 2 में दिया गया है कि यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। और 4 में देता है कि 82.82 डिग्री और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय की सीमा जो है वह भूटान से नहीं मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेल्जी। लॉर्ड वेलेल्जी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेल्जी, और इनके बारे में कहा जाता है कि यह युद्ध 1799 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत कितने अरब डॉलर के अमेरिकी प्रतिभूति के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर होगा 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ 12वां प्रतिभूतियों वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का क्या कारण होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कहा जाता है कि मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर रहती है, किंतु जब विरल माध्यम से अपवर्तित कोण का मान क्रांति कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का किरण जिस माध्यम से वापस मुड़ जाता है, इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किससे जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिकतावाद से। अगला प्रश्न है कि 31 जनवरी 2020 को बीसीसीआई के 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति यानी CSC में 3 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई। और दिए गए विकल्प में इन 3 सदस्य समिति में कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? संघीय व्यवस्था से संबंधित इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 में दिया गया है कि संविधान शासन के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। और 2 में दिया गया है कि एकात्मकता सुझाव उनमें सशक्त मिश्रण है। और 3 में दोनों संघ तथा राज्य विधायिका
सत्ता संपन्न है। और 4 में विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ उसकी इकाई के मध्य विभाजित करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। देखते हैं 1 और 2 में। 1 में दिया गया है कि संविधान शासन के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है। और 2 में कहता है कि एकात्मकता सुझाव का उनमें सशक्त मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। और वास्तव में आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन होता है, जो कि एक जहरीली रसायन है और यह आंसू स्रावक होता है तथा त्वचा तथा श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। और 30 सेकंड तक क्लोरोपिक्रीन के संपर्क में आने से आंसू स्राव तथा आँखों में दर्द होने लगता है। अगला प्रश्न कि मेहसाना और जफराबादी उदाहरण है। मेहसाना और जफराबादी किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भैंस के, भारतीय नस्ल के भैंस है मेहसाना और जफराबादी। और यह पश्चिम भारत के उन्नत किस्म के भैंस की नस्ल हैं। जफराबादी गिर के जंगलों में तथा मेहसाना उत्तरी गुजरात के मेहसाना क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहा जाता है कि माउंट सेंट हेलेना अमेरिका का एक जागृत ज्वालामुखी है और संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और मैना लोआ हवाई द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल गति निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने पर प्रभावित रहती है? वायु में ध्वनि का चाल गति निम्नलिखित में से किसमें प्रभावित रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन में। कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल आयतन में परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है और वायु में ध्वनि की चाल गति तापमान के घटने से घटता है तथा तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NHAI। 12 जून 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शक संबंध पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग शक संबंध पर आधारित है और ग्रेगरियन कैलेंडर का आधार भी शक संबंध ही है। और 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संबंध का प्रथम चैत्र माह का है और इस कैलेंडर का वर्ष समांतर 365 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है कि अंतरण आय क्या होता है? अंतरण आय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो उसे अंतरण आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षर हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री परिवहन और बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कतला। कहता है कि स्वच्छ जल में रेहू तथा कतला मछलियां पाई जाती है और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियां आती है जो कि लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने
1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदय सिंह। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक उदय सिंह थे और 1567-68 में फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गए थे और अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया था और अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन होता है और यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबू महेश प्रसाद। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली को। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है और मंदिर निर्माण के 3 शैलियाँ प्रचलित हैं जिसमें नागर शैली प्रचलन हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक था और बेसर शैली का प्रचलन विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक और द्रविड़ शैली के प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? पहला में दिया गया सूची 1 में अनुसंधान संस्थान और दूसरा में मुख्यालय। ऑप्शन ए में दिया गया है कि रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रेशम अनुसंधान संस्थान इसका हो जाएगा बंगलोर में और दूसरा में है सकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कानपुर में स्थित होगा। सकरा अनुसंधान संस्थान अगला चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चर्म अनुसंधान संस्थान हो जाएगा चेन्नई में। इसका ऑप्शन हो जाएगा चर्म अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा चेन्नई। और डी में है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चावल अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा कटक में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है और थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है कि भारत में अर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया गया है और इसके संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन को पहचान करना है। तो इसका कूट में दिया गया है ऑप्शन बी केवल एक इसका सही उत्तर होगा कि यह रक्षा सौदा DRDO द्वारा विकसित स्वाति रडार के लिए किया गया है। कहता है कि 1 मार्च 2020 को भारत ने अर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा समझौता किया और इस रक्षा सौदे के प्रतिस्पर्धा में रूस और पोलैंड भी शामिल था और यह रक्षा सौदा DRDO के द्वारा विकसित स्वाति रडार के लिए किया गया और स्वाति रडार DRDO के द्वारा विकसित वेपन लोकेटिंग रडार है और वेपन लोकेटिंग रडार है और इसका मुख्य कार्य शत्रु द्वारा की जा रही गोलीबारी और दागे गए रॉकेट को ट्रैक करने का और इसके साथ साथ यह शत्रु की स्थिति बताने में भी सक्षम होगा। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन।
अपकेंद्रीय बल जिसके कारण कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर भागने की प्रकृति रखता है उसे ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। और यह एक आभासी बल है जो कि अभिकेंद्रीय बल के समान किंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए यह आभास होता है कि यह सीधी रेखा में गमन कर रही है। अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2020 को गूगल ने भारत में कहाँ क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। 5 मार्च 2020 को गूगल ने दिल्ली में क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा किया और यह क्लाउड क्षेत्र 2021 तक खोला जाएगा और यह भारत में मुंबई के बाद गूगल द्वारा खोले जाने वाला दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और यह पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल और सांड। कहता है कि बुद्ध के जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, महामाया के गर्भ से हुआ और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी में कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी में जिंक सल्फाइड, ऑप्शन डी में जिंक फास्फाइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक सल्फाइड। कहता है कि लकड़ी के वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए और चूहा के विष बनाने के लिए जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है और जिंक ऑक्साइड को जस्ते के फूल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजन शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। एलिजन शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का शरीर सुकाय सदृश होता है और शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित आत्मपोषी होता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार के लेखक कौन है? पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार के लेखक ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यार्थ नायक। अक्टूबर 2019 में पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक के लेखक और स्क्रीन राइटर सत्यार्थ नायक हैं। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह कहाँ चलाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में। कहता है कि बंगाल में नील आंदोलन चलाया गया था और नील आंदोलन 1859-60 के दौरान चलाया गया था और इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों के दयनीय हालत का व्याख्या किया है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ से। कहता है कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना हुआ है और इसकी स्थापना 1968 में बिहार राज्य, उस समय बिहार और झारखंड एक में था और वर्तमान। अगला प्रश्न है कि विंध्य शैली जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, विंध्य शैली में
किसका बृहत भंडार पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहत भंडार पाए जाते हैं और विंध्य पर्वत के नीचे एवं उसके आसपास के क्षेत्र में विंध्य क्रम के चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन क्या है? रेड डाटा होगा ऑप्शन बी IUCN। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। ICUN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशंस और इसकी स्थापना 1964 में किया गया था और इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने की खतरा मंडरा रहा है और किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए ऑप्शन सी फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी में लाल किला नई दिल्ली में, ऑप्शन सी विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता में, ऑप्शन डी काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में। इसमें कहता है कि कौन यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता में। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए सूची 1 में पहाड़ी और 2 में राज्य। सूची 1 में पहाड़ी दिया गया और 2 में राज्य दिया गया है। पहला दिया गया गारो। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो पहाड़ी जो है वो मेघालय में स्थित होगा। और दूसरा में दिया गया मिरी पहाड़ी। तो मिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मिरी पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। और तीसरा में कोलाई मलाई। कोलाई मलाई कहाँ स्थित है? तो कोलाई मलाई तमिलनाडु में स्थित होगा। और चौथा में डालमा पहाड़ी। डालमा पहाड़ी कहाँ होगा? तो यह झारखंड में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट से चुनना है सही उत्तर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 4, 2, 3। एक में है दोराहा का युद्ध और उसके बाद हुआ था चौसा के युद्ध और फिर उसके बाद कनौज का युद्ध और फिर तीसरा में सामूगढ़ का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत को उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है और भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित किया जाएगा और राज्यसभा से उनको हटाने के संबंध में प्रस्तावित पारित करने के लोकसभा में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है कि 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 3A। सेक्शन 3A कहा जाता है कि 19 मई 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है और जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय करती है। अगला प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में क्या समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 8 महीना।
अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना और कूट से सही प्रश्न को सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिया गया ऊर्जा का रूपांतरण और सूची 2 में युक्ति का प्रक्रम। तो एक में है ऊष्मा का वैद्युत, एक में है ऊष्मा का वैद्युत, तो इसका हो जाएगा सौर सेल, ऑप्शन 4। और 2 में है वैद्युत सध्वनि, तो वैद्युत सध्वनि किससे निकलता है, तो लाउड स्पीकर से। और द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर से निकलता है। और तीसरा में रसायन से ऊष्मा और प्रकाश, तो रसायन से ऊष्मा और प्रकाश ईंधन दहन से निकलेगा, इसका हो जाएगा ईंधन दहन, ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरीफ फसल। कहता है कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है और खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। और खरीफ फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द और अरहर, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया है। भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिवानी में। कहता है कि 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को भिवानी हरियाणा में वितरित किया गया और इस अवसर पर 101 पशुपालक किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। अगला प्रश्न है कि धन शोधन का अर्थ क्या होता है। धन शोधन का अर्थ क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैलिनोलॉजी जो है वह पराग कणों के अध्ययन कहलाता है, पैलिनोलॉजी। और कहता है कि संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के भीतर उपस्थित पाई मेथान की प्रकृति होती है। पाई मेथान की प्रकृति कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर उदासीन हो सकती है। कहता है कि अगला प्रश्न है कि हेक्सामिथाइल डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइलॉन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया जो है यह E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित है। और बाकी ए टेल ऑफ टू सिटीज विक्रम सेठ के द्वारा नहीं लिखा गया, यह लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। और ए सूटेबल बॉय जो है यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। और इनमें सभी सही विकल्प में विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरिंग जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। कहता है कि बेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। और विकल्प में दिए गए जल डमरू मध्यों के देशांतर निम्न अनुसार हैं। जैसे मलास्का के क्या होगा, मलक्का के हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य 101 डिग्री से 21 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है कि 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी का उद्देश्य 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। कहता है कि बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था और बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सत्य था कि मैं शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन गांधी जी दांडी यात्रा के समय दिए थे और गांधी जी दांडी यात्रा आए सभी देशों और विदेशों पत्रकारों से संबोधित करते हुए कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़ करके उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने किस बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमांग अमीन को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और 13 जुलाई 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूर्व सीईओ राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। काम करने के अधिकार को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व के प्राकृत गैर न्यायोचित है, अर्थात इसके हनन होने पर इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पराश्रय किरण जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पराश्रय किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग शून्य स्पेस एवं अन्य माध्यम से स्वतः प्रसारित तरंग होती है और दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग आदि विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाता है और कहा जाता है कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाता है और मांग के नियम की तरह पूर्ति का नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की मात्रा संख्या एक निश्चित कीमत पर बेची जाएगी, लेकिन मांग के नियम के विपरीत पूर्ति का वक्र चित्र का ढाल आगे बढ़ता रहता है और इसका तात्पर्य यह है कि कीमतों के बढ़ जाने पर अधिक वस्तुओं की पूर्ति की जाती है और उत्पादन कीमतों के बढ़ जाने पर अधिक वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों पर अधिक वस्तुओं की मात्रा बेचने से उसके राजस्व में अधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में और जेफ बेजोस 26 फरवरी 2020 को हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में यह नवा संस्करण है और इस सूची में 71 देशों यानी 2816 अरबपतियों को शामिल किया गया था और इस वर्ष 346 नए अरबपति इस सूची में शामिल किए गए और इस सूची में अमेजन के जेफ बेजोस 140 मिलियन यूएस डॉलर के संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनजीटी, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल जो है टी का पूर्ण रूप नहीं होता है, एनजीटी का पूर्ण रूप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और एनजीटी के तत्पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से है, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल किसी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन का। कहता है कि छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम का एक अंग है और इस कैबिनेट में विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का एक समूह विपक्षी पार्टी के नेता के नेतृत्व में वैकल्पिक कैबिनेट का गठन करता है और इस कैबिनेट के प्रत्येक सदस्य को शैडो सदस्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था और भारत में जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था और मुग़ल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया और मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है कि ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नेय चट्टान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है कि कोई कार एक समान गति से, मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया निहित है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में सूर्य की उपस्थिति में होती है और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिल करके ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं। अतः इस प्रक्रिया को संश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। राइडर कप, तो राइडर कप जो है यह गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और आधुनिक गोल्फ के खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ और गोल्फ खेल के प्रमुख शब्दावली बोंगी, पुट हॉल, टी, कैंडी, लिम्स, बंकर, कोर्स आदि है। अगला प्रश्न है कि भारत के संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों का ऊपर नियंत्रण रखती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। भारत के संसद जो है वह स्थगन प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण रखती है और प्रश्नकाल से भी नियंत्रण रखती है और अनुपूरक प्रश्न से भी नियंत्रण रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5% लाभ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जामा की पदवी दी थी। नादिर उज जामा की पदवी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल हसन को। कहा जाता है कि जहांगीर ने नादिर उज जामा के पदवी अबुल हसन को दिया था और मुग़ल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि जहांगीर के काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपने कलात्मक प्रतिभा के बदौलत मुग़ल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
गोसाई थान जो है वह भारत में अवस्थित नहीं है। गोसाई थाई पर्वत तिब्बत नेपाल के सीमा के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 62 वर्ष। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित दर पर निवेश की गई कोई राशि उसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोबियम जैपेनिकम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम जैपेनिकम। कहा जाता है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया राइजोबियम जैपेनिकम है और विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और सही कूट में सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 में दिया गया है कि अचार। अचार क्या है, तो इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा अचार। ऑप्शन 2 में दिया गया है खट्टा दूध। खट्टा दूध में क्या होता है, तो खट्टा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। और तीसरा में दिया है सेव। सेव में कौन सा रासायनिक तत्व है, तो सेव में हो जाएगा मौलिक अम्ल। आगे है शीतल पेय एवं सोडा वाटर में क्या होता है, तो इसमें कार्बनिक अम्ल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज अधिनियम प्रभावी हुआ था या कब प्रभावी हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में। कहा जाता है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 23 जून 2005 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और यह 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सालाज चैंपल के द्वारा हुआ था। एक्सालाज चैपल इसका हो जाएगा। और दूसरा में दिया गया तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के द्वारा अंत हुआ। पेरिस के संधि के द्वारा अंत हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। और तीसरा में दिया गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की क्या होगा, तो यह युद्ध के द्वारा अंत हुआ था, संधि के द्वारा अंत हुआ था। और चौथा में प्रथम मैसूर युद्ध, इसका अंत ब्रिटिश के हार से हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है कि 15 ऑफ या मैथ का क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है कि मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होता है। यह भारत में कहाँ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। कहता है कि मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है और असम देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 91.7% हिस्सा पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। और कहता है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। और 2019 का मुख्य विषय था मृदा क्षरण को रोको और हमारा भविष्य बताएं। अगला प्रश्न है कि 5 सदस्यों के एक परिवार के 9 वर्ष पहले औसत आयु। यह मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
26। अगला प्रश्न है कि क्वेटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। क्वेटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस। क्वेटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है और क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्वेटो शहर में हुआ था और इस प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.5% कम करना तय हुआ था। अगला प्रश्न है कि अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। कहता है कि अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, अपेक्षित घनत्व के हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे से ए और बी बिंदु पर काटते हैं और अगर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तो इसका उत्तर क्या होगा। यह मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग गैसीय माध्यम में खाली जगह भरना का एक उदाहरण होता है। गैसीय में किसका उदाहरण होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है कि मलयालम खाली जगह भरना है कि शासकीय भाषा क्या है। मलयालम के शासकीय भाषा खाली जगह भरना है तो इसमें खाली जगह में होगा लक्षद्वीप। मलयालम लक्षद्वीप के शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न है कि चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। कहता है कि चींटी के काटने पर फार्मिक व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है और नेटल का डंक में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है। रोटरडम जो है यह जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा जलयान निर्माण। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल S4 नोट से जुड़ें।